हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में टेंस कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ ही चीज़ें थी जो बाकी रह गई थी आपको पढ़ाना, वो मैं आज पढ़ा देती हूँ, आज कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस भी टेंस का ही पार्ट है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं कि जब दो इवेंट्स एक के बाद एक होती है या एक साथ होती हैं, एक साथ अकर होती है, तो उसमें क्या होता है कि पहले जो इंसिडेंट या पहले जो भी घटना होती है या जो भी इवेंट होती है उसमें किसी अलग टेंस का यूज़ किया जाता है, और बाद में जो घटना होती है उसमें किसी अलग टेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दो टेंस का एक साथ यूज़ कैसे करना है वो हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें बोला जाता है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। तो ये वर्ब्स क्या होती है फ्रेंड्स, ये ऐसी वर्ब्स होती है जिनमें कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स क्या होती है, ऐसी फॉर्म्स जिनके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होता है। ऐसी वर्ब्स को क्या कहा जाता है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। तो जब ये नॉन कंटिन्यूअस है, इनमें आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन वर्ब्स का यूज कभी भी कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके स्ट्रक्चर में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी यूज करना कंपलसरी होता है। एंड दिस आर द वर्ब्स दे डोंट टेक आईएनजी फॉर्म्स। ठीक है, मतलब ये आईएनजी फॉर्म मतलब इनमें कभी भी आईएनजी फॉर्म अप्लाई नहीं होता है, ये आईएनजी फॉर्म लेती ही नहीं है। ठीक है, तो इनका यूज कभी भी हम कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। तो ऐसी वर्ब्स कौन कौन सी है, देखिए। देखिए फर्स्ट देखिए फीलिंग, मतलब ऐसी वर्ब जो कि हमारी फीलिंग को शो करती है। उन वर्ब्स में सारी वर्ब्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये यहाँ पे जो मैंने वर्ब्स लिखे हैं उन वर्ब की बात कर रही हूँ, उन वर्ब्स की बात कर रही हूँ। ऐसी वर्ब्स, ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जो हमारी फीलिंग्स को शो करती है, और जो वर्ब्स हमारी फीलिंग को शो करती है उनमें से इन वर्ब्स में कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता है। जैसे वो है हेट, हेट मीन्स नफरत करना, लाइक, लाइक मीन्स पसंद करना, लव, लव मीन्स प्यार करना, प्रीफर, प्रीफर का मतलब होता है किसी को प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटी मीन्स किसी को तरजीह देना, मतलब प्राथमिकता देना। ठीक है, जैसे कि आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, जैसे कि मैं कॉफ़ी की बजाय चाय पसंद करती हूँ, चाय को प्राथमिकता देती हूँ, ये सेंटेंस है। तो प्रीफर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्राथमिकता देना। वांट, वांट मीन्स चाहना किसी चीज़ को। विश, विश का मतलब विश करना, कोई इच्छा होना या किसी को विश करना। तो अब देखिए ये जो वर्ब्स है इनमें कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। अब आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होता है और अगर हमें इनसे सेंटेंसेस बनाने तो हम क्या करें, तो इनका यूज़ हम हमेशा दूसरे टेंसेस में करेंगे। दूसरे टेंसेस में मतलब कि इनके साथ हम वर्ब में एस या ईएस का यूज़ कर सकते हैं, इनकी सेकेंड फॉर्म का हम यूज़ कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म का हम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि मुझे किसी को बोलना है, ठीक है, कि मैं इसे पसंद करती हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी, हाँ ठीक है, तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी कि आई एम लाइकिंग हिम या हर। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि मैं उसे पसंद करती हूँ तो मैं ऐसा कभी नहीं लिखूंगी आई एम लाइकिंग हिम और आई एम लाइकिंग हर। मुझे क्या बोलना रहेगा या क्या लिखना रहेगा, वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होगा इसमें, क्योंकि इसमें लाइक में आईएनजी फॉर्म तो आता ही नहीं है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे आई लाइक हिम और आई लाइक हर। ठीक है, या तो हम आई लाइक हिम, आई लाइक हर। अगर मुझे ये बोलना है कि मैं उसे पसंद करती थी, अभी नहीं करती हूँ, तो आई लाइक्ड हिम, आई लाइक्ड हर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होगा इन वर्ब्स के साथ। और क्वेश्चन इनसे आते भी हैं कि ऐसे ही आपको एक सेंटेंस दे दिया कि 4 सेंटेंसेस दे दिए, मान लो कि इन 4 सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस गलत है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इन वर्ब्स में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। और अगर वहाँ पे ऐसा कोई सेंटेंस है जिनमें इन वर्ब्स में आईएनजी लगाकर आपको दिया है तो वो सेंटेंस गलत होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा इन वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है, इन वर्ब में आईएनजी लगता है, लेकिन कब लगता है, जब इनका यूज़ नाउन, अगर हम इनका यूज़ नाउन की तरह करेंगे, अगर हम इनका यूज़ किसी
अगर हम इनका यूज एडवर्ब की तरह करेंगे, एडजेक्टिव की तरह करेंगे तो इनमें आईएनजी लगता है। लेकिन जब इनका यूज एक वर्ब की तरह होता है, वर्ब मतलब कि मेन वर्ब की तरह अगर इनका यूज होता है, मेन वर्ब के रूप में अगर इनका यूज होता है तो इनमें कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेंसेस। सेंसेस मतलब क्या? सेंस जो कि हमारी बॉडी में कितने सेंस होते हैं? 5 सेंस होते हैं। 5 सेंस कौन कौन से होते हैं? आईज जिनसे हम देखते हैं, ईयर्स जिनसे हम सुनते हैं, टंग जिससे हम टेस्ट करते हैं, हमारी जो स्किन रहती है जिससे हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, जिससे हम किसी भी चीज़ को फील करते हैं, है ना। जैसे किसी ने हमको काटा चुभ गया या कुछ भी हुआ, हम जल गए तो किससे फील होगा? वो पहले हमारी स्किन पे लगेगा, उसके बाद हमको फील होगा। ठीक है, हमारी नोज जिससे हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये सारी वर्ब्स जो है ये हमारे सेंसेस को शो, मतलब ये हमारे सेंसेस से जुड़ी हुई है, हमारे 5 सेंस से जुड़ी हुई है। तो टेस्ट का मतलब किसी चीज़ को चखना, इसमें कभी भी टेस्टिंग नहीं होगा। अपीयर मतलब कि कुछ ऐसा दिखाई देना। फील में भी कभी आईएनजी का यूज नहीं होता है। ठीक है, फील जो है, ये जो फीलिंग है, जैसे आप सोचो कि यहाँ तो आपने फील लिखा है और यहाँ फील में आईएनजी लिखा है, तो ये जो फीलिंग है ना, ये यहाँ फीलिंग जो है ये क्या है? ये फीलिंग का मतलब यहाँ पे भावना है, हमारी भावनाओं को शो करने वाले वर्ड्स हैं ये, हेट, लाइक। तो यहाँ पे फीलिंग का मतलब भावना है और यहाँ पे फील का मतलब क्या है? महसूस करना कुछ। ठीक है, हियर सुनना, अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया है ना। हियर मीन्स सुनना, सी देखना, सीम ऐसा प्रतीत होना। सीम का मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे रात में आप सो रहे हो और आपको कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती, तो आप बोलते हो ना कि मुझे लगता है कि ऊपर कोई है या मुझे लगता है कि बाहर कोई है, तो वो ऐसा प्रतीत होना। ठीक है, वो वाला। स्मेल सूंघना, साउंड मतलब कि सुनाई देना कुछ, साउंड मतलब कुछ सुनाई देना है, कुछ बजना। ठीक है, तो इनमें कभी भी क्या होता है, इनमें भी कभी आईएनजी नहीं लगता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। ऐसी वर्ब्स जिनका यूज हम जो कम्युनिकेशन को शो करती है कि हमारी जो बातचीत होती है, कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत, तो जो बातचीत को शो करती है, जैसे एग्री मीन्स सहमत होना। कम्युनिकेशन में हम किसी से सहमत होते, किसी से असहमत। इसमें एग्री का कभी भी एग्रीइंग नहीं होगा, एग्री होगा। डिनाई मीन्स मना करना किसी चीज़ के लिए। डिसएग्री असहमत होना। मीन किसी चीज़ का कुछ मतलब होना, हम बोलते हैं ना आई डोंट मीन टू से दैट, है ना, कि मेरा वो मतलब नहीं था, तो मीन। प्रॉमिस करना, वादा करना। सेटिस्फाई संतुष्ट होना। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित होना। ठीक है, तो इनके साथ भी कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होता है। अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे आप बोलो कि हमने तो देखा भी, जैसे सरप्राइजिंगली, है ना, एक वर्ड होता है जैसे हम बोलते हैं कि कोई चीज़ तो सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छी थी, तो सरप्राइजिंगली जो है, देखिए यहाँ पे इसके पीछे क्या लग गया है? एलवाई लग गया है। दैट मीन्स ये किसका काम कर रही है यहाँ पे? ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। ठीक है, इसलिए हमने इसमें एलवाई और आईएनजी लगाया है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि इन वर्ब्स में कभी भी आपको आईएनजी लगा हुआ दिखता है तो या तो वो वहाँ पे एडवर्ब का काम कर रही होगी, या एडजेक्टिव का काम कर रही होगी, या वर्ब के किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रही होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाए थे तो मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, एक शब्द जो होता है वो कई पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर सकता है। वही शब्द, एक शब्द जो है वो कहीं पे नाउन का काम कर रहा है तो वही शब्द दूसरे में एडवर्ब हो सकता है, वही शब्द तीसरे में किसी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक शब्द ले लीजिए गोल्ड चेन, जैसे हमने माना गोल्ड चेन। ठीक है, गोल्ड रिंग ले लेते हैं, गोल्ड रिंग। ये अब देखिए यहाँ पे गोल्ड जो है, मुझे बताइए इस रिंग को हटा दीजिए। सबसे पहले देखिए गोल्ड मीन्स क्या? सोना। ठीक है, ये किसी वस्तु का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है गोल्ड। अब मैंने इस गोल्ड के आगे क्या लिख दिया?
रिंग लिख दिया। तो अब ये गोल्ड जो है किसकी विशेषता बता रहा है? रिंग की विशेषता बता रहा है कि रिंग तो है, लेकिन कौन सी रिंग है? गोल्ड की रिंग है, सोने की है। तो अब ये गोल्ड जो है अभी नाउन था, लेकिन अब ये किसका काम करने लगा है? अब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि रिंग एक नाउन है। रिंग क्या है? एक वस्तु का नाम है, और जो वस्तु की विशेषता को बताता है, उसके फीचर्स को बताता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसे एडजेक्टिव बोला जाता है। तो यहीं पर ये गोल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो इस टाइप से एक वर्ड जो रहता है वो कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज किया जा सकता है। हाँ, तो इनमें भी आईएनजी का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है थिंकिंग। हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस रहती है उससे रिलेटेड जो वर्ब्स रहती है, जैसे कि बिलीव, विश्वास करना, इसमें भी कभी बिलीविंग नहीं होता, ऐसा नहीं होता है आई एम बिलीविंग इन यू, क्या होता है? आई बिलीव इन यू, ठीक है। इमेजिन, इमेजिन करना, किसी चीज को कल्पना करना। नो, जानना, आई एम नोइंग यू नहीं होता है, आई नो यू होता है, ठीक है। नो मीन्स जानना। मीन का अभी हमने देखा भी था, वही मतलब होना। रियलाइज, किसी चीज को रियलाइज करना। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। रिमेंबर, याद रखना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। रिमेंबर का मतलब याद रखना। तो इनमें भी कभी आईएनजी का यूज नहीं होता है। जब भी इनका यूज वर्ब के रूप में होगा, मेन वर्ब के रूप में, इनमें कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने सुना भी होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि वो पर्सन तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। तो अंडरस्टैंडिंग वहां पे वर्ब का काम नहीं कर रहा है, वो पर्सन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि वह अंडरस्टैंडिंग है। वह, जैसे कि राम एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, तो अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वहां पे राम की विशेषता बता रहा है, वहां पे वर्ब का काम नहीं कर रहा है। रिमेंबर इट, ओके। अदर स्टेट्स, दूसरी जो अवस्थाएं होती है उससे रिलेटेड जो वर्ब्स होती है, बी, जैसे बी में भी कभी आईएनजी नहीं लगता, बीइंग नहीं होता है, लेकिन कहाँ होता है? जहाँ पे हम इसका यूज किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में करें। बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है कोई चीज़ किसी से बिलोंग होना, ठीक है, मतलब कि उसकी होना या उससे जुड़ी होना उस चीज़ को, ठीक है। कंसर्न मतलब कि चिंता होना किसी चीज़ के लिए। डिपेंड, निर्भर होना। इन्वॉल्व, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, शामिल होना। मैटर, मैटर होना का मतलब कि कोई चीज़ हमारे लिए मैटर करना, मतलब हमारे लिए मायने रखना। नीड, नीड मीन्स आवश्यकता होना। ओ का मतलब होता है किसी के लिए कृतज्ञ होना। कृतज्ञ मीन्स जैसे आप पर किसी ने कुछ एहसान किया है तो आप उसके लिए उसका जो एहसान मानते हैं उसे ओ बोला जाता है, ठीक है। ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार होना है, किसी चीज़ को हासिल करना, वो होता है ऑन। पजेस और ऑन का भी मीनिंग सेम ही होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, पजेशन वर्ड सुना होगा आपने, कि किसी चीज़ पर, किसी चीज़ को अपने काबू में होना, किसी चीज़ का हमारे काबू में होना क्या कहलाता है? पोजीशन। तो उसी से पजेस बनी है, ठीक है। तो ये जो सारी वर्ब्स हैं इनमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, स्पेशली तब जब इनका यूज वर्ब के रूप में होता है, तब तो नहीं लगता है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, आप लोग लिख लेना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? फॉर और सिंस का यूज एक्सप्लेन किया था। सिंस में मैं एक चीज़ भूल गई थी जो मैं अभी आपको बता देती हूँ। उसमें मैं क्लॉक टाइम भूल गई थी। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। सिंस में मैं क्लॉक टाइम भूल गई थी। क्लॉक टाइम जो होता है उसके साथ भी सिंस का यूज होता है। जैसे कि सिंस 10 PM, सिंस 7 o'clock, ठीक है। इनके साथ क्लॉक टाइम के साथ किसका यूज होता है? सिंस का यूज होता है। सिंस का यूज क्यों? क्योंकि इस टाइम को हमने नाम दिया हुआ है कि 10 PM कब है, 10 AM कब है, सुबह के कौन सा जो और होता है उसको हम 7 o'clock बोलते हैं। सब नाम दिया हुआ है हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी
कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर मतलब कि कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं कि अगर कुछ हुआ और उसके बाद कुछ हुआ, ठीक है, या दो कंडीशन या दो चीजें एक साथ हुई, तो पहली वाली जो घटना हुई उसमें कौन सा टेंस आएगा और दूसरी वाली जो हुई उसमें कौन सा आएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रियल कंडीशन, ठीक है। दूसरा होता है इमेजिनरी कंडीशन, थर्ड इज इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, ये 3 टाइप की कंडीशन होती है। मैंने 4 टाइप की इसलिए बोल दिया था क्योंकि रियल कंडीशन जो होती है उसमें भी 2 कंडीशन आती है, इसलिए मैंने आपको 4 बोल दिया था कि 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल कंडीशन को। अब रियल कंडीशन क्या होती है, इमेजिनरी क्या होती है, इम्पॉसिबल क्या होती है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। रियल कंडीशन का मतलब ये होता है कि जब कोई घटनाएं रियल में होती है, ठीक है, या हो सकती है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रियल कंडीशन वाले सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इमेजिनरी कंडीशन जिनमें हम इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा काश ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है, उनको मतलब इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, काश ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कंडीशन। थर्ड इज इम्पॉसिबल कंडीशन। तो इम्पॉसिबल कंडीशन का मतलब ये होता है कि कोई काम हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद हम सोचते रहते हैं ना कि अरे यार अगर मैंने ये कर लिया होता तो कितना अच्छा होता, अगर मैं वहाँ चला गया होता तो ये हो गया होता, या मैं थोड़ी वो जल्दी घर से निकल जाती तो मुझे बस मिल जाती, मतलब बस छूट चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली थिंक अबाउट द कंडीशन कि अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल कंडीशन। अब रियल कंडीशन क्या होती है। रियल कंडीशन में 2 टाइप के सेंटेंसेस सबसे पहले देखते हैं। देखो रियल कंडीशन क्या होती है कि जब कभी फ्यूचर के कोई 2 इवेंट एक साथ अकर होती है, मतलब कि फ्यूचर में कोई 2 घटनाएं एक साथ होने वाली होती है या एक के बाद एक होने वाली होती है, जिनमें से एक का होना दूसरी पर निर्भर करता है कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कभी भी हम फ्यूचर टेंस का 2 बार एक ही सेंटेंस में हम यूज नहीं कर सकते। हम कभी भी फ्यूचर टेंस का एक साथ यूज नहीं कर सकते एक सेंटेंस में 2 बार। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे में कि जो फर्स्ट घटना रहती है, जो फर्स्ट इवेंट रहती है, उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। और जो दूसरी इवेंट रहती है, इवेंट मीन्स क्या, घटना, जो दूसरी इवेंट रहती है उसके साथ हम फ्यूचर सिंपल का यूज फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ये टेंस हम पढ़ चुके हैं अभी हमारे प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब कि जब भविष्य की 2 घटनाएं एक के बाद एक होने वाली हो तो हम 2 बार फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो काम पहले होगा, ठीक है, जो काम पहले होगा उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। उस सेंटेंस में हम प्रेजेंट सिंपल का, और जो काम बाद में होगा उसमें हम किसका यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल का। कैसे, जैसे कि इफ यू come to
मी, आई शैल टीच यू। ठीक है, ये सेंटेंस है इफ़ यू कम टू मी आई शैल टीच यू। इसका मतलब क्या है, फ्यूचर में कोई भी दो घटनाएं होने वाली है। ठीक है, तो हम कंडीशन रखते हैं ना कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि अगर तुम मेरे पास आओगी या अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अब यहाँ पे हिंदी में ध्यान रखना कि दोनों में ही फ्यूचर का यूज़ हो रहा है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये हमने हिंदी में दोनों में ही गे गी दैट मीन्स फ्यूचर का यूज़ किया। लेकिन आपको इंग्लिश में ऐसा नहीं करना है कि इफ़ यू विल कम टू मी आई शैल टीच यू, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि ये पूरा क्या माना जाता है, ये पूरा एक ही सेंटेंस माना जाता है और हम एक ही सेंटेंस में दो बार फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कर सकते हैं लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में तो एटलीस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो पहले हुआ, अब पहले क्या पहले होगा, पहले क्या होगा, क्या पहले वो पढ़ाएगी या पहले वो उसके पास जाएगी, बताओ। देखो, इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगी, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। ठीक है, मतलब पहले क्या होगा, पहली घटना कौन सी होगी, फर्स्ट इवेंट ये होगी क्योंकि ये नहीं जाएगी तो ये कैसे पढ़ाएगी, तो अगर ये इसके पास जाएगी तो ये इसे पढ़ाएगी। तो फर्स्ट इवेंट ये हुआ, सेकेंड इवेंट ये हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट इवेंट है, ये सेकेंड इवेंट है। तो फर्स्ट इवेंट के साथ हमने क्या यूज़ किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम करते हैं, है ना। अब यहाँ पे शी होता तो हम यहाँ पे एस या ईएस लगा देते, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो मैं यहाँ पे एस या ईएस लगा देती, कम में कम्स हो जाता। लेकिन यू है और यू के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, इसलिए जो फर्स्ट इवेंट है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अब यहाँ पे देखो, ये सेकेंड इवेंट के साथ क्या यूज़ किया हमने, शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ होती है, फ्यूचर सिंपल टेंस में। ठीक है, विल, शेल, विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कहाँ होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस में। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में जब किसी एक घटना का, जब दो घटनाएं एक के बाद एक होने वाली हो और जब किसी एक घटना का होना किसी दूसरी घटना पर डिपेंड करे, एक घटना का होना कैसे, इस पे डिपेंड कैसे कि आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। लेकिन कब पढ़ाऊंगी, अगर तुम मेरे पास आओगी तो। ठीक है, अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो इस घटना का होना इस पर डिपेंड कर रहा है कि अगर ये जाएगी तो ये पढ़ाई, नहीं जाएगी तो कोई उसके घर पढ़ाने नहीं जाएगी। ठीक है, हम बोलते हैं ना, जैसे कोई पूछता भी है ना हमसे कि हमें ये पढ़ा दोगे क्या, हमें ये सिखा दोगे क्या, तो हम उसके सामने कंडीशन रखते हैं ना कि हाँ तुम मेरे घर आ जाना, मैं सिखा दूंगी, तुम आओगी तो मैं सिखा दूंगी। ठीक है, इस टाइप से। तो फ्यूचर में जब दो घटना एक साथ होने वाली हो, एक के बाद एक होने वाली हो और किसी एक घटना दूसरी घटना पर डिपेंड रहे, तो वहाँ पे हम दोनों में फ्यूचर का यूज़ नहीं करते हैं। एक में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं, दूसरे में फ्यूचर सिंपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। अब इसको कंडीशनल क्यों बोला गया, कंडीशनल क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इफ लिखा हुआ है। इफ का मतलब क्या होता है, अगर। ठीक है, अगर मीन्स क्या, मतलब ये कुछ ना कुछ कंडीशन बता रही कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा। ठीक है, अब इसमें जो एरर आती है, एरर किस टाइप से आती है कि इफ़ यू विल कम टू मी हो जाएगा, इफ़ यू विल कम टू मी आई शैल टीच यू। और आपसे पूछ लिया गया, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे यू के बाद क्या दे दिया गया, विल दे दिया गया। और अब इस सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, इफ़ यू विल कम टू मी आई शैल टीच यू, क्योंकि आई के बाद तो शैल है, आई के बाद शैल ही आता है। तो तुम अगर मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ये सेंटेंस है। तो ये देखने में सही लग रहा है लेकिन ये सही नहीं है। जब भी दो घटना एक साथ होती है या एक के बाद एक होती है और एक दूसरे पर डिपेंड होती है, एक घटना दूसरी घटना पर डिपेंड होती है, तो वहाँ पे हम फर्स्ट जो इवेंट होती है उसके साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। इफ राम invites me if Ram invites me, I shall go to his
पार्टी। ये देखिए, इफ राम इनवाइट्स मी आई शैल गो टू हिज पार्टी। अगर राम मुझे इनवाइट करेगा तो ही मैं उसकी पार्टी में जाऊंगी। हम बोलते हैं ना कि शादी का कार्ड हमारे घर पे आता भी है तो घर वाले बोलते हैं ना कि शादी का कार्ड आएगा तो ही जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो शादी में जाना किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? शादी के कार्ड के इनविटेशन, मतलब शादी के इनविटेशन पे, कि अगर इनविटेशन आएगा तो ही जाएंगे अदरवाइज नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर राम मुझे इन्वाइट करेगा तो मैं उसकी पार्टी में जाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट सिंपल का यूज़ किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसके साथ मैंने एस का यूज़ किया है इनवाइट में। इफ़ राम इन्वाइट्स मी आई शैल गो टू हिज पार्टी। अगर राम मुझे इन्वाइट करेगा तो मैं उसकी पार्टी में जाऊंगी। ठीक है, तो पहले आपको ये देखना है कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। पहले राम इन्विटेशन देगा, उसके बाद पार्टी में जाना होगा। पहले वह मेरे पास आएगी, फिर मैं उसको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो पहले घटना कौन सी होती है, बाद में घटना कौन सी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर इतना भी आप लोग ध्यान नहीं रख सकते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि आपको इफ, unless, as soon as, when, after, before, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इन सारे ही वर्ड्स के बाद आपको कभी भी, एक और वर्ड है until, इन सारे वर्ड्स के बाद if, unless, as soon as, when, after, before, until, इनके बाद आपको कभी भी shall, will, can या may का यूज नहीं करना है इन सारे वर्ड्स के बाद। ठीक है, if, unless, चलिए मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। If, unless, as soon as, when, before, after, if, unless, as soon as, when, before, after, until। ठीक है, इन सब के मतलब तो आपको पता है ही सही, और नहीं भी पता है तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। मैंने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर समझाया था वहाँ पे आपको इनके मतलब, इनके यूजेस सब कुछ मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। आज से जब 6-7 महीने पहले जो वीडियो बनाए गए थे, ठीक है, उसमें मैं इनके मतलब समझा चुकी हूँ, इनके यूजेस समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिए इनके बाद ये जो सारे वर्ड्स जो हैं, इनके बाद कभी भी शैल, विल, कैन या मे का यूज नहीं होता है। इज दैट क्लियर टू यू? इन सारे ही वर्ड्स का यूज नहीं होगा, किसके बाद? इनके बाद। और ये ट्रिक है। ट्रिक कैसे है? जैसे अभी मैंने 2 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे थे। 2 सेंटेंसेस कैसे? जैसे कि इफ शी, इफ राम इनवाइट्स मी आई शैल गो टू हिज पार्टी। ठीक है, ये सेंटेंस था। और दूसरा सेंटेंस क्या था? इफ यू कम टू मी आई शैल। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आई ही हो, यहाँ पे चलो ऐसा कर लेते हैं इसको। इफ यू गो टू हर शी विल टीच यू। ठीक है, मैंने सेंटेंस इसलिए चेंज किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ जाते हैं कि पीछे वाले जो सेंटेंस है मतलब इसमें हमेशा आई ही आएगा, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कोई सा भी प्रोनाउन आ सकता है और प्रोनाउन इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे मी लिखा तो यहाँ पे आई लिखना पड़ा कि अगर वो मुझे इन्वाइट करेगा तो मैं ही जाऊँगी। ठीक है, अगर वो उसके पास जाएगी पढ़ने तो वो उसको पढ़ाएगी। ठीक है, इस टाइप से। तो अब देखिए
कि इनके बाद इसका यूज़ कैसे नहीं करना। जैसे इफ़ आया तो इफ़ के बाद राम विल इनवाइट नहीं होगा, मतलब विल का यूज़ आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। इफ़ आया तो इफ़ के बाद आपको यहाँ पे भी विल का यूज़ नहीं करना है, ये विल का यूज़ नहीं करना है, शेल का यूज़ नहीं करना है। ये यूज़ हमने कब किया, ये कॉमा लग गया, कॉमा के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ उसमें इसका उसमें इन शब्दों का हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसके डायरेक्ट बाद मतलब जिस सेंटेंस में इफ़ अनलेस एज सून एज व्हेन बिफोर आफ्टर अंटिल ये शब्द जुड़े हुए हैं, उन सेंटेंसेस में आपको इन चारों का ही यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ना शेल का, ना विल का, ना कैन का, ना मे का, ठीक है। कैनो में हालांकि फ्यूचर की वर्ब्स नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका भी यूज़ आपको नहीं करना है क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स है। तो इनका भी यूज़ आपको इन सारे सेंटेंसेस में उन सेंटेंसेस में नहीं करना है जिनमें इनका यूज़ हुआ हो, ठीक है। चलिए आपको एक और बता देती हूँ, किसी दूसरे से बता देती हूँ, व्हेन से बता देती हूँ मैं। व्हेन से कैसे, जैसे रानी will participate in the competition when, इस पूरे को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इन द competition when her mother permits her। अब देखिए ये पूरा एक ही सेंटेंस है। रानी विल पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन व्हेन हर मदर परमिट्स हर। रानी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट तभी करेगी जब उसकी मदर उसे परमिशन देगी, ठीक है, ठीक है। जब उसकी मदर उसे परमिट्स की जगह हम अलाउ कर सकते हैं व्हेन हर मदर अलाउज हर, ठीक है। जब उसकी मदर क्या करेगी, उसे अलाउ करेगी कि हाँ तुम डांस कंपटीशन में, मतलब तुम किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हो। तो अब देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली घटना हमेशा पहले आएगी और दूसरी घटना हमेशा बाद में आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। या ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी घटना पहले आए और पहले जो हुआ वो बाद में आए, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। देखिए, रानी विल पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन व्हेन हर मदर अलाउज हर। तो पहले इसमें क्या होगा, पहले मदर अलाउ करेगी या पहले रानी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगी? पहले मदर अलाउ करेगी तभी जाकर रानी पार्टिसिपेट करेगी। तो पहली इवेंट क्या है, पहली ये है कि पहले मदर अलाउ करेगी, ठीक है। तो ये है हमारी इवेंट फर्स्ट। उसके बाद रानी पार्टिसिपेट करेगी, तो ये है हमारी इवेंट सेकंड। अब इवेंट सेकंड पिछले जो दो सेंटेंसेस लिखे थे मैंने, दोनों में बाद में आई थी, लेकिन इसमें पहले आ गई है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इवेंट सेकंड जो है वो पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है, ठीक है। तो अब आप अगर इसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। और अगर आपको मान लो बहुत टफ सेंटेंस दे दिया गया, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, तो आपको जो मैंने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि देखिए इनके बाद व्हेन, अब यहाँ पे मैंने किसका यूज़ किया है, व्हेन का यूज़ किया है, ठीक है। इफ़ का यूज़ नहीं किया है, किसका यूज़ किया है, व्हेन का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं इफ़ का भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, अनलेस का भी यूज़ कर सकती हूँ, किसी भी चीज़ का। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने व्हेन का यूज़ किया है। तो जब मैंने व्हेन का यूज़ किया है तो मैंने क्या लिखवाया था आपको कि इफ़, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एज सून एज, अंटिल, इनके बाद क्या नहीं आना चाहिए, इनके बाद विल शेल का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हर मदर विल अलाउ हर नहीं होगा, हर मदर अलाउज हर होगा। इससे पहले आ सकता है,
ठीक है। इसके बाद मतलब कि इसके बाद जो सेंटेंस आ रहा है, इनके बाद आने वाले सेंटेंस में नहीं आना चाहिए, जिस सेंटेंस के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके साथ इवेंट फर्स्ट है, तो इसमें किसका यूज किया है हमने, प्रेजेंट सिंपल का, और इसमें फ्यूचर सिंपल का, इवेंट सेकेंड में फ्यूचर सिंपल का। तो इसमें विल का यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि व्हेन के साथ तो ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है, ये तो फ्री है, ठीक है, इसलिए। ये है हमारी रियल कंडीशन। रियल कंडीशन का मतलब कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा सच में होगा, ठीक है। जैसे कि कोई मुझे इनवाइट, जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं आऊँगी, तो ऐसा रियल में हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी वो इनवाइट करेगा तो मैं चली जाऊँगी, है ना, इस टाइप से। अब रियल कंडीशन में दूसरा आता है पास्ट के, ये था फ्यूचर की घटनाओं के लिए कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। अब दूसरा पास्ट की घटना के लिए, जो हमने थोड़ा सा उसमें एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने कहाँ देखा था, जब मैं आपको पास्ट परफेक्ट पढ़ा रही थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था कि जब पास्ट में कोई दो घटना एक के बाद एक घटित होती है, ठीक है, एक पहले होती है उसके बाद कोई दूसरी होती है, तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट घटना होती है उसके साथ पास्ट किसका यूज करते हैं, उसके साथ पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, और जो दूसरी घटना होती है उसके साथ किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। देखिए जो फर्स्ट इवेंट रहेगी, जो भी घटना रहेगी नहीं, जो भी घटना पहले हुई थी उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, और जो भी घटना बाद में हुई उसके साथ हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेला नहीं आता है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम नहीं आता है, इसलिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ सेकेंड इवेंट में करते हैं। अब देखिए कैसे, as soon as the principal entered the class, all students stood up। देखिए, as soon as the principal entered the class, all students stood up। पहले क्या हुआ, as soon as का मतलब क्या होता है, जैसे ही प्रिंसिपल ने क्लास में एंटर किया सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए, ठीक है। जैसे ही प्रिंसिपल ने क्लास में एंटर किया सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए। स्टूड अप, ये स्टैंड अप का सेकेंड फॉर्म है। हम बोलते हैं ना किसी को भी खड़े होने के लिए कि स्टैंड अप, तो स्टूड अप स्टैंड अप का सेकेंड फॉर्म है। तो अब देखिए पहले क्या हुआ, पहले प्रिंसिपल ने क्लासरूम में एंटर किया, देन उसके बाद सारे स्टूडेंट खड़े हुए, है ना। जैसे एंटर किया तो पहले हो गया, फिर स्टूडेंट खड़े हो गए, तो वहां पे किसका यूज किया है। अब देखो, सॉरी, तो देखिए अब इसमें क्या हुआ कि पहले प्रिंसिपल ने एंटर किया। अगर आप में से जो गलती मैंने की थी, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने वो गलती पकड़ ली थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि यहाँ पे मैंने हेड का यूज़ नहीं किया था। अब पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट जो फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट इवेंट में हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हेड हेल्पिंग वर्ब हेड रहती है, उसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। और पास्ट सिंपल में हम क्या करते हैं, ओनली वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इवेंट क्या है, एज सून एज द प्रिंसिपल हैड एंटर्ड द क्लास, जैसे ही प्रिंसिपल ने क्लास में एंटर किया सारे स्टूडेंट खड़े हो गए। पहले क्या हुआ, प्रिंसिपल ने एंटर किया तो हैड एंटर्ड द क्लास, उसके बाद ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है।
और ये पास्ट की घटना है। पास्ट की जब दो घटनाएं एक साथ होती है ना, कि पहले ये हुआ उसके बाद वो हुआ, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, जो फर्स्ट इवेंट होती है उसके साथ पास्ट परफेक्ट का, और जो सेकेंड इवेंट होती है उसके साथ पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। एक और देख लेते हैं। When I reached the station, the train had left. When I reached the station, the train had left. अब पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बताइए। पहले जब मैं स्टेशन पहुंचा या जब मैं स्टेशन पहुंची तो ट्रेन जा चुकी थी। पहले मैं स्टेशन पहुंची या पहले ट्रेन जा चुकी थी, पहले ट्रेन जा चुकी थी, क्योंकि सेंटेंस यही है कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंची तब तक ट्रेन क्या हुआ, जा चुकी थी। तो पहले ट्रेन चली गई, उसके बाद में पहुंची स्टेशन, ठीक है। तो जो पहले घटना हुई उसके साथ हैड और थर्ड फॉर्म का यूज़ मैंने किया, और जो पहले हुआ स्टेशन में पहुंची तो वहाँ पे आई मतलब कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया, ठीक है। आई बात समझ में। अब अगर आपको इसको आप नहीं ध्यान रख सकते ये भी कि हमें कहाँ पर कौन सी, मतलब कि ये तो आप ध्यान रख लोगे कि पहले इवेंट के साथ क्या, दूसरी इवेंट के साथ क्या। अब हाँ, इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना कि अभी जो मैंने सेंटेंस लिखा था उसमें जो पहली इवेंट थी उसको मैंने पहले लिखा था, और जो दूसरी इवेंट थी उसको बाद में लिखा था, वो एज सून एज वाले सेंटेंस में, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो दूसरी इवेंट है, ये सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये जो दूसरी इवेंट है ये पहले आ गई है, और ये जो पहली इवेंट है पीछे चली गई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहले हुआ वो पहले आएगा, जो बाद में हुआ वो बाद में आएगा। बाद वाला पहले भी आ सकता है और पहले वाला जो इवेंट है वो बाद में भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि जो पहले हुआ उसमें आपको हैड थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट का, और जो बाद में हुआ उसमें किसका यूज़ करना है, सब्जेक्ट की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। अब इसको अगर आप ये जैसे सेंटेंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी इवेंट पहले है कौन सी बाद में है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि एज सून एज और आफ्टर, ठीक है। एज सून एज और आफ्टर के बाद हमेशा, मतलब एज सून एज और आफ्टर इन दोनों के बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसमें हमेशा हैड थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। हैड थर्ड फॉर्म मतलब क्या, पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। इनसे पहले वाले में क्या होगा, वो जो सेंटेंस आएगा वो इनसे पहले भी हो सकता है और इस सेंटेंस के बाद भी हो सकता है। हो सकता है कि सेंटेंस एज सून एज से ही शुरू हुआ हो, जैसे अभी जो हमने फर्स्ट सेंटेंस देखा था वो एज सून एज से ही शुरू हुआ था, तो हो सकता है कि एज सून एज से ही शुरू हुआ हो, तो इनके बाद जो सेंटेंस आएगा एज सून एज और आफ्टर के बाद उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म होना कंपलसरी है। इनके बाद में या इनके पहले जो सेंटेंस आए उसमें पास्ट सिंपल हो सकता है, मतलब उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा है, ये हो गया एक ट्रिक नंबर 2 ये है कि अगर व्हेन या बिफोर कहीं आता है, ठीक है। अगर व्हेन या बिफोर आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ। अगर व्हेन या बिफोर कहीं आता है, मतलब जिस भी सेंटेंस के साथ व्हेन या बिफोर जुड़े हुए हैं, तो इनके बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या, पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा, ठीक है। व्हेन और बिफोर के बाद जो भी सेंटेंस आता है उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। जैसे मैंने अभी व्हेन वाला सेंटेंस एक लिखा था कि व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, तो उसमें मैंने क्या लिखा था, व्हेन आई रीच्ड, ठीक है। मतलब कि
व्हेन के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया था। हैड, व्हेन आई हैड रीच्ड नहीं लिखा था, ठीक है। इसके बाद या इससे पहले जो सेंटेंस आएगा उसमें हैड थर्ड फॉर्म हो सकता है, मतलब उससे पहले क्या हो सकता है, पास्ट परफेक्ट का यूज़ हो सकता है बाद वाले या पहले वाले सेंटेंस में, लेकिन व्हेन और बिफोर के बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो रियल कंडीशन थी, अब ये रियल कंडीशन कैसे है, क्योंकि ये हमारे साथ हो चुका है कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, जैसे ही प्रिंसिपल ने एंटर किया क्लास में सारे स्टूडेंट खड़े हो गए थे, ठीक है। तो ये दोनों रियल कंडीशन है, ठीक है। एक तो कौन सी, कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, कि किसी ने इनवाइट किया तो मैं जाऊंगी, और दूसरी रियल कंडीशन कैसे, कि ऐसा हुआ था, इस मतलब कि जब तक ऐसा हुआ तब तक वैसा हो गया कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी, मेरे वहाँ जाने से पहले ऐसा हो चुका था, ठीक है। तो ये दोनों ही रियल कंडीशन है कि एक फ्यूचर में होने वाला है और एक हो चुका है, ठीक है, इसलिए इनको रियल कंडीशन बोलते हैं। अब कल वाला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी इमेजिनरी कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, और आप लोगों के पेडागोजी के वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसलिए आप उनकी भी टेंशन मत लीजिएगा। एग्ज़ाम वैसे भी शायद 10 दिन आगे बढ़ेगी, तो तब तक हमारा कोर्स ऑलमोस्ट नहीं 100% कंप्लीट हो चुका होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देखते रहिए हम।